नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या या ऐसी डिजीज कंडीशन के बारे में जो कि ग्लोबली मिलियन लोगों को अफेक्ट करती है और ये बीमारी या फिर जो ये प्रॉब्लम है एज बढ़ने के साथ अधिक होती है। तो इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट को स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं पता चल पाता है। नॉर्मली जब ये डायग्नोस्ड होता है काफी लेट हो चुका होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें कि जो आपकी बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और उनमें आसानी से फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि हमारी जो हिप बोन होती है, स्पाइन होता है और जो रिस्ट बोन्स होती हैं, इनमें फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक हो जाता है। यदि हम एक नॉर्मल बोन को माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करते हैं तो जो उसकी शेप होती है वो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह होती है, लेकिन उसी जगह आप ऑस्टियोपोरोसिस की बोन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो उस छत्ते के जो स्पेसेस होते हैं वो और बढ़ जाते हैं और जो बोन होती है वो वीक होने लगती है। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाए तो काफी कॉमन है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो 200 मिलियन पीपल से भी अधिक लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड होते हैं। वहीं पर अगर हम जेंडर की बात करें तो जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल के बाद। 50 या फिर उससे अधिक की उम्र के जो मेल या फिर फीमेल हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं वो देखने को अधिक मिलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के यदि सिम्टम्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को कम मिलते हैं, लेकिन जो इसका सिम्टम है वो सबसे पहला बोन फ्रैक्चर हो सकता है। बोन फ्रैक्चर जो आपकी नॉर्मली अफेक्ट होते हैं वो आपकी हिप हो सकती है, स्पाइन हो सकता है या फिर रिस्ट हो सकता है यदि आपका माइनर फॉल हुआ है। पेशेंट को बैक में पेन हो सकता है, हाइट कम होने का एहसास हो सकता है और जो उसका पोस्चर है वो कर्व हो सकता है। बोन्स में पेन या फिर स्टिफनेस की वजह से मूवमेंट करने में दिक्कत हो सकती है और आखिर में पेशेंट को वीकनेस का एहसास हो सकता है। अब हम जानेंगे कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है किन कारणों की वजह से होता है। जो फर्स्ट आता है इसमें है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर फीमेल्स की बात करें तो जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल, और जो मेंस हैं उनमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है। एज भी फैक्टर हो सकता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरीके से हमारी जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगती है और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यदि किसी को कैल्शियम, विटामिन डी या फिर प्रोटीन्स की कमी है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनएक्टिव है यानी कि एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल होता है और जो स्मोकिंग होती है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को बढ़ाता है। क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम्स या फिर कुछ लोग जो लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और अदर टाइप के ड्रग्स, उनमें भी बोन लॉस होने लगता है और जिसकी वजह से लोगों को यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आती है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आपका स्पाइन का हो सकता है, हिप का हो सकता है या फिर रिस्ट का हो सकता है। लेकिन इस फ्रैक्चर के बाद जो पेशेंट को दिक्कतें आती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं। जैसे कि पेशेंट की अगर मूवमेंट रुक गई है यानी कि वो बेड रिडन हो गया है तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, पेशेंट को एंग्जाइटी हो सकती है और पेशेंट को ये महसूस हो सकता है कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो अपने खुद के काम खुद से नहीं कर पा रहा है। स्पाइनल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट का जो पोस्चर होता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, हाइट में चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही इसकी वजह से ऑर्गन्स में भी फर्क पड़ सकता है। स्पाइनल फ्रैक्चर की वजह से जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम होता है और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो पेशेंट को फ्रैक्चर भी बार बार होंगे। इसके साथ ही क्योंकि फ्रैक्चर के लिए हमें सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ेगी और जो सर्जरी है वो रिस्क की हो सकती है, स्पेशली जो ओल्ड एज लोग होते हैं। यदि हम ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो लेनी पड़ेगी। सेकंड, जो डेक्सा
स्कैन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टेस्ट है, जिससे कि जो बोन की मिनरल डेंसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो पेरिफेरल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो किए जा सकते हैं, सीटी स्कैन किया जा सकता है और एक्सरे किया जा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है और हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी लेवल्स कम है या फिर प्रोटीन कम है, तो उसका इंटेक प्रॉपर लें, उसको बैलेंस रखें। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप सनलाइट का एक्सपोजर ले सकते हैं या फिर जो मार्केट में सप्लीमेंट्स होते हैं आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, जॉगिंग या फिर योगा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका, यदि आप स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों फैक्टर से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है, आप अपना रेगुलर बॉडी चेकअप करा सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बोन डेंसिटी टेस्ट करा सकते हैं और जो आपके हार्मोनल लेवल्स हैं उनको चेक करा सकते हैं। यदि आपको इस दौरान कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ रही है या फिर कोई सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो इन सबको लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और नहीं भी है और आपकी एज बढ़ रही है, तो जो आपका घर का एनवायरनमेंट है, जो घर की चीजें हैं, वो उस तरीके से बनाएं ताकि आपके गिरने का जो खतरा है वो कम रहे या बिल्कुल ना रहे। और अपने आप को ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स हैं और हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन में, उन सब चीजों से हमेशा अपडेट रहें। यदि हम बात करें कि जो होम्योपैथी है किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प कर सकती है, तो होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है ऑस्टियोपोरोसिस में। या आपको एज अ होल ट्रीट करती है। ये किसी एक जॉइंट पे काम नहीं करेगी, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करेगी। जो आपकी बोन का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो आपकी बोन डेंसिटी है वो ठीक रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स पे काम करती है, तो जो सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जैसे कि बैक पेन हो गया, बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, या फिर जो बॉडी की स्टिफनेस होने लग जाती है, पेशेंट को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन सारे सिम्टम्स पर होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से काम करती है और इन सारे सिम्टम्स को ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। होम्योपैथी की बात करें तो क्योंकि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो जो इसकी मेडिसिन होती हैं आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो आपके मेंटल लेवल पर भी काम करती हैं और आपको इमोशनली सपोर्ट करती हैं। यदि आप होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए और उसके जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें हेल्प के लिए, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें, क्योंकि जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस बताने के साथ साथ आपको होम्योपैथी की जो आपके लिए सिमिलर मेडिसिन हैं उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो जो होम्योपैथी है ऑस्टियोपोरोसिस में काफ़ी हेल्प कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।